India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. एलोपैथी और दवाओं के खिलाफ विज्ञापन और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों पर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जांच अन्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों पर भी होगी। योग गुरु रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा दिया है, जिसमें कंपनी के 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को एक बार फिर से स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या माफीनामा के साइज का ही विज्ञापन था? हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन पर अदालत की अवमानना को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पतंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को लागू करने में विफलता पर केंद्र सरकार से सवाल किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2023 में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। पत्र में केंद्र सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि वह नियम को वापस लेने पर विचार कर रही है, जो भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य मंत्री ने संसद में कहा था कि आपने ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ कदम उठाए हैं और अब आप कहते हैं कि नियम 170 को लागू नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि जब आप सत्ता में हो तो क्या आप कानून के प्रयोग पर रोक लगा सकते हैं? तो कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाना सत्ता का गलत उपयोग और कानून का उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, ऐसा लगता है कि अधिकारी राजस्व देखने में बहुत व्यस्त थे। न्यायालय ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जो कि गुमराह करने वाले विज्ञापन से जुड़ा है, उस अधिनियम के कार्यान्वयन पर भी बारीकी से विचार करने का निर्णय लिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह जांच केवल इस बात तक सीमित नहीं होगी कि इन कानूनों को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कितनी अच्छी तरह लागू किया गया है, बल्कि अन्य फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या FMCG के लिए भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इसके कार्यान्वयन की भी जांच होगी। न्यायालय ने कहा कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से चिंतित हैं जो जनता को धोखा दे रहे हैं और इससे शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जो भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित होकर दवाएं खा रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया, ये कार्रवाई उपभोक्ता के व्यापक हित में है कि उन्हें कैसे गुमराह किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सीधे कई सवाल पूछे। साथ ही पीठ ने पतंजलि द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए विज्ञापनों पर भी सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि आपने क्या किया, तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्हें 67
अखबारों में ऐड दिया जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन देकर माफी मांगी है वह उसी साइज का विज्ञापन है जैसा विज्ञापन आपने पहले दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि कोर्ट के समन विज्ञापन संबंधित रिकॉर्ड 2 दिन में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। अब इस मामले में 3 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल और कविता दोनों को 7 मई को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता और चंद्रप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल और कविता दोनों को 7 मई को दोपहर 2 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। 7 मई को दोबारा इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 15 अप्रैल को कोर्ट की ओर से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आपके नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। के कविता पर ईडी ने कहा कि हम अभी भी कविता की भूमिका की जांच कर रहे हैं। अगर उसे जमानत पर बाहर आने दिया गया तो जांच में बाधा और सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। हम 60 दिनों के भीतर अभियोजन चार्जशीट दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जब कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने भी पुष्टि की थी कि वो जाँच में बाधा डाल सकती है और छेड़छाड़ कर सकती है, जबकि के कविता के लिए वकील ने कहा कि ईडी ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग के लिए अपनी अर्जी में कोई नया आधार नहीं बताया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ईडी द्वारा 9वां समन जारी किए जाने के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उधर केजरीवाल को तिहाड़ में पहली बार इंसुलिन दी गई है। जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई है। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार इंसुलिन दी गई है। 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आपके अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2022 को सहमति देने में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस विधेयक को जून 2022 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रधान सचिव केंद्र के साथ साथ केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। केंद्रीय एजेंसी को सेवा देने की स्वतंत्रता 4 सप्ताह में वापस किया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस के कार्यालय से हलफनामा मांगा था।
एक जनहित याचिका में पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक 2022 को सहमति देने या सदन में पुनर्विचार के लिए वापस भेजने में उनकी कथित निष्क्रियता को चुनौती दी थी, जिसे जून 2022 में राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के स्थान पर सीएम को राज्य यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति रूप में पारित किया गया था। 16 अक्टूबर 2023 को पीठ ने राज्यपाल से जवाब मांगने के अपने पहले के निर्देश पर रोक लगा दी और कहा कि अदालत पहले जनहित याचिका के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता की राजनीतिक संबद्धता का खुलासा न करने के संबंध में कहा कि फिलहाल 12 सितंबर 2023 के आदेश में जारी आदेश और निर्देश निलंबित रहेंगे और यह अदालत याचिकाकर्ता की रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने पर पहली बार सुनवाई करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी। उधर बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि वह उन निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव की अनुमति नहीं देगा जहां रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा देखी गई। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. की अध्यक्षता वाली पीठ की यह टिप्पणी 17 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सुनवाई के दौरान आई। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग शांति और सद्भाव में नहीं रह सकते हैं तो हम कहेंगे कि चुनाव आयोग इन जिलों में संसदीय चुनाव नहीं करा सकता है। यही एकमात्र तरीका है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद अगर लोगों के दो समूह इस तरह लड़ रहे हैं तो वो किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लायक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव 7 मई और 13 मई को है। हम कहेंगे कि चुनाव कराने ही नहीं चाहिए। चुनाव का क्या फायदा? कोलकाता में भी 23 स्थान ऐसे हैं जहां जश्न मनाया गया लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यदि आचार संहिता लागू होने पर ऐसा हो रहा है तो राज्य पुलिस क्या करती है? केंद्रीय बल क्या कर रहे हैं? दोनों झड़पों को रोक नहीं सके। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इस पर राज्य की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि सीआईडी ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि हम भारत के चुनाव आयोग को एक सिफारिश करेंगे कि जो लोग शांति से जश्न नहीं मना सकते उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम चुनाव आयोग को प्रस्ताव देंगे कि बरहामपुर में चुनाव टाल दिया जाए। दोनों पक्षों की असहिष्णुता अस्वीकार्य है। हाईकोर्ट ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव रोकने के संबंध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब मामले में शुक्रवार को आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कामकाजी माताओं, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं से संबंधित बाल देखभाल अवकाश या सीसीएल पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। दिव्यांग बच्चों की माताओं को इस दौरान सीसीएल प्रदान करने के लिए राज्य में किसी नीतिगत ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने वर्तमान में संभावित समाधानों की जांच करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है कि एक कामकाजी मां के मौलिक अधिकारों से समझौता नहीं किया जाए। न्यायालय ने कहा कि जहां राज्य एक कामकाजी मां का नियोक्ता है, वह राज्य की सेवा करते समय घर पर उसकी जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ नहीं रह सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि
बल में महिलाओं की भागीदारी न केवल विशेषाधिकार का मामला है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार भी है। ये याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त बाल देखभाल अवकाश देने की याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य ने केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 द्वारा प्रदान किए गए बाल देखभाल अवकाश पर विशिष्ट प्रावधानों को नहीं अपनाया है, इसलिए याचिका में कोई दम नहीं है। 15 सितंबर 2022 को पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस संबंध में RPWD अधिनियम के तहत आयुक्त से जवाब मांगा था। आयुक्त ने अपने उत्तर में उल्लेख किया कि दिव्यांग बच्चों के संबंध में योग्यताएं और उनके माता पिता को लेकर ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य को विशेष सहित माताओं को CCL अनुदान के पूरे पहलू पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पालन पोषण करने वाली माताओं के लिए RPWD अधिनियम के उद्देश्यों और इसके साथ ही उद्देश्यों के अनुरूप प्रावधान हों। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा ग्रामीण विकास आवास विकास निगम या ORHDC लोन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा निलंबित की। सीनियर कांग्रेस नेता ने 2022 में स्पेशल जज सतर्कता भुवनेश्वर द्वारा उनकी 3 साल की सजा की पुष्टि के उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर कांग्रेस नेता को सुनवाई की अगली तारीख तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसले में मोकिम की सजा निलंबित कर दी। डिवीजन बेंच द्वारा मौखिक रूप से सुनाया गया ORHDC की स्थापना सरकारी स्वामित्व वाले निगम के रूप में ग्रामीण आवास के वित्त पोषण प्रचार और विकास के उद्देश्य से की गई। इस दौरान आपको बता दें कि मोकिबम मेसर्स के प्रबंध निदेशक थे। मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ORHDC को उसके प्रोजेक्ट मेट्रो सिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए के लोन के लिए आवेदन किया। यह आरोप लगाया गया कि लोन के लिए आवेदन करते समय अपीलकर्ता ने कई दस्तावेज भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण BDA द्वारा अनुमोदित अनुमान और योजना और इसके साथ ही रोकथाम प्रमाण पत्र जाली बनाया। यह भी आरोप लगाया गया कि हालांकि ORHDC के MD के पास लोन राशि देने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने वित्तीय सलाहकार और कानूनी सलाहकार से परामर्श किए बिना ही लोन की राशि दे दी और इस दौरान वितरित कर दी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित IPC 1860 के तहत कई अपराधों का दोषी पाया और उन्हें उपरोक्त सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था। अनियमितताओं का हवाला देते हुए न्यायालय की सुविचारित राय थी कि अपीलकर्ता ने अपनी कंपनी के लिए लोन प्राप्त करने के लिए जानबूझकर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। पिछले महीने हाईकोर्ट ने कटक बाराबती से मोकिम के 2019 के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और उन्हें फिलहाल राहत दे दी। उधर केरल हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा दायर करने की शिकायत पर कोई कार्रवाई
नहीं की गई। जस्टिस वीजी अरुण और जस्टिस एस मनु की खंडपीठ ने रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत पर विचार करना चाहिए था और तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए था। इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि याचिकाकर्ता किसी उम्मीदवार द्वारा दायर हलफनामे से व्यथित है तो उनका उपाय चुनाव याचिका दायर करना है। याचिकाकर्ता वकील और कांग्रेस नेता अवनी बंसल ने आरोप लगाया कि मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपनी वित्तीय संपत्तियों को छुपाया और अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में अपनी आय को गलत बताया। मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से 2024 के आम चुनाव में लड़ने वाले आधिकारिक बीजेपी उम्मीदवार हैं। उनके वकील सीनियर एडवोकेट जॉर्ज ने तर्क दिया कि रिटर्निंग अधिकारी जानबूझकर जांच के दिन शिकायत पर विचार करने में विफल रहे। याचिकाकर्ता को कल ही संचार प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि शिकायत को जांच के लिए आयकर उप निदेशक को भेज दिया गया। दूसरी ओर ईसीआई के सरकारी वकील ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसका उपाय चुनाव याचिका दायर करना है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार न करने की शिकायत का समाधान हो गया क्योंकि अब शिकायत के खिलाफ एक लिखित संचार है। आपकी आपत्ति पर विचार किया जा रहा है। आपने कहा कि गलत हलफनामा दायर किया गया और संपत्ति घोषित नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर अकेले इस पर फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने आपकी शिकायत भेज दी है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में अपनी मां के साथ रह रही 15 वर्षीय लड़की को बाल गृह में भेजने के चौंकाने वाले फैसले के लिए नारी निकेतन बाल कल्याण समिति कानपुर नगर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि लड़की के पिता को सौंपी जाए और नाबालिग लड़की के पालन पोषण के लिए इस्तेमाल की जाए। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने समिति के कार्यों को चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक मानते हुए निर्देश दिया कि अगर समिति जुर्माने का भुगतान नहीं करती है तो पुलिस आयुक्त कानपुर नगर यह सुनिश्चित करेंगे कि CWC के अध्यक्ष अगली सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग लड़की की मां द्वारा अपनी बेटी को पेश करने की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पारित किया जिसे CWC कानपुर नगर के कहने पर बाल गृह भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता की मां ने अपनी याचिका में दावा किया कि लगभग 15 साल की नाबालिग लड़की उसके साथ रह रही थी। हालांकि उसके पिता ने यह आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी बेटी को 2 लोगों ने बहला फुसला कर ले गए। उक्त FIR की जांच से पता चला कि लड़की को कोई बहला फुसला कर नहीं ले गया। अदालत ने बाल कल्याण समिति के अधिकृत प्रतिनिधि को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया। लड़की को 22 अप्रैल को अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया गया। अदालत के आदेश के अनुपालन में नाबालिग लड़की को अदालत में पेश किया गया। उसने बताया कि वह लगभग 15 साल की है और कक्षा 7 में पढ़ती है। हालांकि पिछले 3 महीनों से उसे नारी निकेतन CWC कानपुर नगर में रखा गया है और वह कक्षा 7 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी और उसका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया। अदालत ने कहा कि अपनी मां से मिलने के बाद भी उसका लगातार रुख यही था कि वह अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन कानून लागू होने के 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद पूरे भारत में निराशाजनक बनी हुई है। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि दिव्यांगों के कानूनी हक क्या कुछ होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 अप्रैल को इस बात पर अफसोस जताया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का इम्प्लीमेंटेशन पूरे भारत में निराशाजनक बना हुआ है। 5 साल से अधिक समय तक लॉ के पास होने के बावजूद कई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एक्ट के तहत अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में विफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई ऑर्डर पास करने के साथ यहाँ डिसेबल पर्सन के कुछ राइट्स दिए गए हैं। आरपीडब्ल्यू डिसेबिलिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि विवादित कार्य या चूक किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित है। यह एक्ट डिसेबल पर्सन को ऑल टाइप्स के अब्यूज, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा प्रदान करता है। एक्ट यह इंश्योर करता है कि एक्ट के तहत ऑफेंसेस की शीघ्र सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था करके डिसेबल पर्सन तक न्याय पहुंचाने में सक्षम है। एक्ट में डिसेबल पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए फंड्स के निर्माण की आवश्यकता है। एक्ट एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी और डिसेबल पर्सन के लिए सहायता की आवश्यकता का आकलन करने के लिए मूल्यांकन बोर्डों के गठन का ऑर्डर देता है। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.